कंबोडिया के नाम से जानते हैं। वह कंबोडिया 28 वर्ष तक पोल पॉट नाम के एक तानाशाह, कम्युनिस्ट तानाशाह के अत्याचारों से झुलसता रहा। और जिस समय पोल पॉट के शासन को उखाड़ करके फेंक दिया, उखाड़ करके फेंकने के बाद में वो जब कंबोडिया में सबसे पहली बार लोकतंत्र स्थापित हुआ, तो वो लोकतंत्र स्थापित होने के बाद सबसे पहला काम यदि कंबोडिया के लोगों ने कुछ किया होगा, वहां पर रहने वाले बीबीसी के पत्रकार ने अपने संस्मरणों में उस संस्मरण को सर्वोच्च स्थान देते हुए लिखा है। मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में उस लेख को पढ़ा था। वो पत्रकार लिखता है कि कंबोडिया के स्वतंत्र होते ही पहला ऐलान किया गया कि आने वाली पूर्णमासी को इस देश का जो सबसे बड़ा उनका जो क्या कहते हैं स्टेडियम था, वह क्रीड़ांगण के अंदर और रामलीला का मंचन होगा, क्योंकि रामायण उनका राष्ट्रीय ग्रंथ है। और रामायण के मंचन से, रामलीला के मंचन से हम हमारे स्वातंत्र के और सारे विश्व के सपनों को घोषणा करेंगे। वह पत्रकार लिखती है जिस दिन रामायण के रामलीला के मंचन का तैयारी हुई और समय आया, ऐसा लगा कि वहां कंबोडिया के सारे रास्ते उसी स्टेडियम की ओर जा रहे। प्रत्येक घर का प्रत्येक व्यक्ति वहां पर उपस्थित था। वो जहां पर बैठी थी महिला पत्रकार, उसके आसपास में बैठे हुए लोगों को वो देख रही थी। लोगों के आंखों में आंसू थे। लोग इतने दिनों से राम से मानो पिछड़े हुए विरह की वेदना में थे। कंबोडिया में जो रामलीला खेली जाती है उसका सूत्रधार हनुमान है। हनुमान मंच पर आता है और सूत्रधार के मुंह में राम की कथा बताता है। हनुमान का जैसे प्राकट्य हुआ और मंच पर जैसे हनुमान आए, सारा का सारा कंबोडिया जोर जोर से उससे रोने लगा, मानो अपने पिछड़े हुए भाई को पहली बार मिल रहा हो। और राम भरत मिलन से पूर्व जब हनुमान जी भरत से मिले थे, उस समय क्या दृश्य रहा होगा, उस प्रकार का दृश्य वहां कंबोडिया में था। इस प्रकार की बात बीबीसी की पत्रकार लिखती है। कहने का मतलब सारे विश्व को संस्कृति का मार्गदर्शन देने का, संस्कृति को प्रस्तावित करने का काम भारत ने किया। सारी दुनिया में मैक्सिको के अंदर गणेश जी की मूर्ति, वह सेंट्रल अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के बीच में मैक्सिको है। उस मैक्सिको के अंदर 8.5 फुट की बड़ी गणेश की मूर्ति उत्खनन में मिलती है। जकार्ता के पास में यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के लिए खुदाई शुरू होती है अभी 3 साल पहले, और उस खुदाई के अंदर अंकोर वाट से बड़ा मंदिर, शिव का मंदिर निकलता है। आज भी उसकी खुदाई चल रही है और वहां इंडोनेशिया के लोग उसको खोद करके उस मंदिर को खोजने की प्रयास करते हैं। सारे विश्व में भारतीय संस्कृति को फैलाने का काम सदियों से होता है। इसने बहुत से अपेक्षा की कि भारत स्वतंत्र हो गया तो सारे विश्व को अपनी संस्कृति की पुनः परिचय देने वाली ऐसी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर लाएगा। लेकिन क्या हुआ? आज हमारी कैसी शिक्षा व्यवस्था है, आज हमारी क्या स्थिति है? जिस देश में सारी दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे, तक्षशिला में 10,000 विदेशी विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था थी। विक्रमशिला की यही स्थिति थी। उस भारत के अंदर, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के भारत के अंदर आज उनमें से प्रत्येक व्यक्ति हमारे घर के बच्चों के प्रति, जो पढ़ रहे उन बच्चों के मन में पहली इच्छा होती है कि जब चांस मिले तो विदेश में जाकर के पढ़ाई, अपने देश को छोड़ करके विदेश में जाने पर सम्मान का और अभिमान का अनुभव करते हैं। माता पिता गर्व से बताते हैं मेरे दोनों बेटे विदेश में और मैं यहाँ अकेला राम कर रहा हूँ। अनेक माता पिता उदाहरण दिया, ऐसे आपको मिलेंगे सारे भारत में आप चाहिए। मैं सारे भारत में ऐसे और बुजुर्ग माता पिताओं के आंखों के अंदर उनकी पीड़ा को देखता हूँ जिनके बच्चे विदेशों में। जिस देश में सारी दुनिया से लोग सीखने के लिए आया करते थे, ज्ञान प्राप्ति के लिए आया करते थे, वह देश ज्ञान की और पैसे की भीख मांगता हुआ आज सारी दुनिया में क्यों भटक रहा है? क्या कारण है? इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। और मजेदार स्थिति बड़ी विचित्र है। इस विसंगति को और अधिक समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ताओं को। बड़ी मजेदार स्थिति है। जिस समय एक बार भारत के सारे लोग विदेशों में दौड़ लगा रहे, उस समय विदेशों की स्थिति क्या है? दुनिया की स्थिति यह है कि सारे दुनिया के लोग भारत से डर रहे। किस विषय में? शिक्षा के विषय में। गत वर्ष ओबामा का री-इलेक्शन था, अमेरिका के राष्ट्रपति फिर से चुनाव लड़ना था, तो सारे अमेरिका में घूम घूम करके उनके भाषणों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? सबसे बड़ा मुद्दा यह था भारत से बचो। आप गूगल के ऊपर ओबामा के कैंपेन के भाषण देख लीजिए, उनकी वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। प्रत्येक भाषण में जाकर के वो कहते हैं कि भारत से
विदेशों के लोग आपकी शिक्षा पद्धति से डर रहे हैं। और ये बातें जब मैं भारत में घूम करके वाइस चांसलर कबूल से मिलता हूँ, उनको बताता हूँ ओबामा ऐसे कहते हैं, तो उनके चेहरे पर भाव होते हैं कि ओबामा मूर्ख है। ओबामा को क्या पता? हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को देखो, ग्रेजुएट हुआ बच्चा 4 लेटर ढंग से नहीं लिख सकता, 4 पंक्तियां किसी भाषा में ढंग से नहीं लिख सकता। ये भारत की स्थिति है। सब लोग शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग जानते हैं, फिर विदेश के लोग हमसे क्यों डरते हैं? इस विसंगति को जब समझने का मैंने अपने स्तर पर प्रयत्न किया, तब मुझे उसका उत्तर मिला कि विदेशी लोग भारतीय शिक्षा पद्धति से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि भारत की सारी शिक्षा पद्धति विदेशों के लिए बनी है। हम यहाँ देश में, इस देश में इंजीनियर बनाए अमेरिका के लिए, इसलिए अमेरिका के लोग डरे कि आकर के नौकरियां खा जाएंगे। तो गलत बात क्या है? हम बनाए अमेरिका के मार्केट के लिए इंजीनियर रहे हैं, तो अमेरिका हमसे तो डरेगा ही। और हम सब लोग हमारी शिक्षा पद्धति से नाराज इसलिए है क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति ना भारत से निकली हुई है, ना भारत के लिए। हम भारत के बच्चों को भारत के बारे में नहीं पढ़ाते, भारत का इतिहास नहीं पढ़ाते, हम अपने देश के बारे में गौरव पैदा करने वाली शिक्षा नहीं दे रहे। भारत के 120 करोड़ नागरिकों की देशभक्ति के बारे में मुझे कोई शंका नहीं। मैं पूरे देश में प्रवास करता हूँ और छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके साथ मिलता हूँ, सबके साथ बातचीत करता हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ 1-2 गिने चुने जिहादी अपराध छोड़ दिया जाए तो इस देश का प्रत्येक नागरिक को, चाहे किसी पंथ का, जाति का और किसी संप्रदाय का हो, वो भारत से प्रेम करता है। इसके बारे में मुझे कोई शंका नहीं। लेकिन प्रेम करने पर बात समाप्त नहीं हो जाती। मेरा प्रश्न ये है, हम भारत से प्रेम तो करते हैं लेकिन भारत पर अपमान करते हैं, भारत पर गर्व करते हैं। इस देश में राष्ट्र गौरव पैदा करने वाली शिक्षा नहीं दी जा रही, राष्ट्र के प्रति अपमानजनक बातें सिखाई जा रही, अपने आप के प्रति आत्मग्लानि का भाव उत्पन्न करने वाली शिक्षा सिखाई जा रही है। हमको अपने गौरव के बारे में नहीं सिखाया जा रहा। फ्रांस के एक विद्वान ने गणित से मेरी बात चल रही थी, उन्होंने बताया कि फ्रांस के अंदर 9वीं 10वीं के बच्चों को वहां कुछ अलग नाम दिया, 9वीं 10वीं हम यहाँ पर जिसको कहते हैं ईसाई धर्म के बच्चों, फ्रांस के अंदर गणित का इतिहास पढ़ाया जाता है। और गणित के इतिहास के लिए जो पुस्तक वहां पर पढ़ाई जाती है वो 800 पृष्ठ की पुस्तक है। एक गणित के इतिहास के बारे में लिखी हुई पूर्ण पुस्तक, विश्व का गणित का इतिहास। और उस 800 पेज की पुस्तक के अंदर 180 पृष्ठ भारत के बारे में, और वो बताता है गणिती, फ्रेंच गणिती, फ्रांस का गणित का विशेषज्ञ फ्रांस के बच्चे को पढ़ा रहा है कि आज जो गणित आप पढ़ रहे हो, हमारे राकेश जी बाबा जी वैदिक गणित के बहुत अच्छे विद्वान है, वैदिक गणित सिखाते हैं। मैं वैदिक गणित की बात नहीं कर रहा, जिसको आप आधुनिक गणित कहते हो, जो आपको 11वीं 12वीं में, उसके बाद इंजीनियरिंग में और सब जगह पर पढ़ाया जाता है। उस आधुनिक गणित में जो जो विषय आप पढ़ते हो, फ्रेंच गणित ही कह रहा है, उसमें से 80% चीजों का निर्माण और जन्म भारत के अंदर हुआ। कैलकुलस आप पढ़ते हो, डिफरेंशियल कैलकुलस इतना बड़ा 11वीं 12वीं में इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में चैप्टर होता है, उस कैलकुलस को कलम के रूप में भारत के अंदर उसका जन्म हुआ था। त्रिमिति आप पढ़ते हो, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिमिति का जन्म भारत में हुआ था। अलजेब्रा आप पढ़ते हो, बीजगणित का जन्म भारत में हुआ था। ये फ्रेंच इतिहासकार लिख रहा है, इसलिए शायद आप लोग मान जाओगे। मैं बताता तो कहते ये भगवा करण वाले कहते रहते हैं, 50 रुपयों की बात। जब विदेशी लोग बताते हैं तो हमको समझ में आती है, हाँ ये बात तो सही है। मजेदार बात यह है कि फ्रांस के बच्चों को सिखाया जा रहा है, और भारत के एनसीईआरटी के और सीबीएसई के पाठ्यक्रमों में क्या लिखा जा रहा है? सीबीएसई के और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों में दिखाया जा रहा है कि जो संख्या, जो आंकड़े हम सीखते हैं, न्यूमरल्स, उन न्यूमरल्स को अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाता है, भारत में सिखाया जाता है। 1 से लेकर 9 तक जो गणना आप सीखते हैं उनको अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाता है। जो डेसिमल पद्धति, दशमलव पद्धति है, वो अरब से यूरोप में गई, इसलिए उसको यूरोपियन लोगों ने अरेबिक कहा, इसलिए हम उसको अरेबिक कहते हैं। भारत में सिखाते हैं, फ्रांस में उसको सिखाया जाता है। उसी न्यूमरल्स को यूरोप के कई देशों में पिछले 10-12 वर्षों में परिवर्तन हुआ। उन्होंने कहा अरब के अंदर तो हिंदुस्तान से गई थी और वहां से यूरोप में आई, इसलिए उन्होंने उसको बदल करके कहना शुरू कर दिया इंडो अरेबिक न्यूमरल्स। फ्रांस में उससे 2 कदम आगे वो बढ़ गए, और फ्रांस के बच्चों को सिखाया जाता है कि ये जो 1 से 9 तक आप लिखते हो, चाहे अंग्रेजी में लिखो, चाहे हिंदी में लिखो, चाहे किसी भी भाषा में लिखो, ये जो गणना करने की पद्धति है, यह पद्धति उसको फ्रांस में सिखाया जाता है हिंदू न्यूमरल्स।
इंडो अरेबिक भी नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये हिंदू न्यूमरल्स है, हिंदुओं ने सारी दुनिया को गणना करना सिखाया नहीं होता तो गणित आगे नहीं बढ़ता। मैं केवल एक दो उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं कि हम राष्ट्र गौरव पैदा नहीं कर पा रहे क्योंकि हम इन बातों को बच्चों को नहीं सिखा रहे। एक और मजेदार विज्ञान के किसी प्रयोग के अंदर एनसीईआरटी की पुस्तक में हमने देखा कि भारतीय शिक्षक संघ के एक कार्यकर्ता ने उसके ऊपर पिटीशन लिखा तो अगले एडिशन में उसको ठीक कर दिया गया। किसी एक विषय पर मुझे भी हाथ दिखाया, गुरुत्वाकर्षण के विषय पर ही था। गुरुत्वाकर्षण के विषय पर जो नीचे नोट्स दी होती है उस नोट्स में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में लिखा गया कि ये न्यूटन के बताने से पहले ये बातें इजिप्ट में, मिस्र में, यूनान में, बेबीलोनिया में ऐसे 3-4 पॉइंट दिए थे, यहाँ इन संस्कृतियों में पता थी। और 7वें पॉइंट में लिखा था एंड ऑल्सो द हिंदूज न्यू इट। हमने उनको बताया कि यूरोप का पाठ्यक्रम है या भारत का पाठ्यक्रम है। एनसीईआरटी को हमारे कार्यकर्ताओं ने पत्र लिखा, या आप लिख ही रहे हो पैराग्राफ उल्टे करके भैया एंड ऑल्सो में इटली और जापान और बाकी सबको एंड ऑल्सो में डालो, भारत को एंड ऑल्सो में मत रखो। भारत को सबसे पहले ऊपर में लिखो कि न्यूटन के सिखाने से 2000 वर्ष पूर्व भरद्वाज ऋषि ने भरद्वाज संहिता में और इसके बारे में चर्चा की थी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। केवल भरद्वाज ऋषि नहीं, सूर्य सिद्धांत नाम का अति प्राचीन ग्रंथ जो प्राप्त होता है उस सूर्य सिद्धांत में भी गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा की गई। लेकिन हम हमारे गणित के विद्यार्थियों को, हमारे फिजिक्स के विद्यार्थियों को ये बातें नहीं पढ़ाते, अपने इतिहास को ही गर्म करने वाला नहीं पढ़ाते। ये दुनिया के सामने जो सच्चाई पता है, आज सारी दुनिया जिसको स्वीकार कर रही है वह भी आज भारत में नहीं पढ़ाया। इसलिए भारत की शिक्षा पद्धति ना भारत की संस्कृति कड़ों में से निकली हुई है, ना भारत के बारे में गर्व पैदा करने वाली है, ना ही भारत के हितों को या भारत के आदर्शों को ध्यान में रख करके उसके लक्ष्य के लिए आवश्यक और इस प्रकार के मनुष्य बल को तैयार करने का काम करता है। भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोहम्मद सिंह आलूवालिया IMF की नीति से चलते हैं, मैं उनकी बातों से सहमत नहीं होता, उनकी किसी नीति से मैं सहमत नहीं और उनकी नीति के कारण ये देश खड्डे में जा रहा है, सारी दुनिया को पता है। फिर भी आज से 6 साल पहले 2007 में जब 11वें 5-year प्लान की घोषणा होने की, 11वीं पंचवर्षीय योजना की भारत में घोषणा की गई, उस समय कहा गया कि 11वीं, 12वीं और 13वीं इन 3 आने वाली पंचवर्षीय योजना में आने वाले 15 वर्षों में इस देश का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होगा वह होगा अधोसंरचना का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं 65 साल बाद इस देश के अंदर। और क्या बता रहे हैं 2007 में मोहम्मद सिंह आलूवालिया बता रहे 3 हमारे मुख्य विषय होंगे जिनके ऊपर हम काम करेंगे 15 साल तक। इस देश की सरकार का मुख्य पैसा उसके ऊपर लगेगा, मुख्य बल उसके ऊपर लगेगा। कौन से 3 सेक्टर उन्होंने बताया? पहला सेक्टर उन्होंने बताया सरफेस ट्रांसपोर्ट, रोड बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे। दूसरा सेक्टर उन्होंने बताया पावर जनरेशन, ऊर्जा के निर्माण का काम करेंगे। और तीसरा सेक्टर उन्होंने बताया वाटर मैनेजमेंट। उन्होंने कहा पानी के और संयोजन नियोजन के बारे में टेक्नोलॉजी को विकसित करेंगे। कोई और देश होता तो उस देश में 2007 से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इन 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर भीड़ पड़ गई होती। 3 डिपार्टमेंट में भीड़ कहाँ से पड़े? उसमें से एक ही डिपार्टमेंट हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सिविल इंजीनियरिंग। पावर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट भारत में सिर्फ 3 इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जाता है, बाकी जगह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, पावर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाई जाती। यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एनटीपीसी जब इंजीनियर को लेता है, प्लेसमेंट देता है, तो पहले 3 साल एनटीपीसी को, थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को, उनको पावर इंजीनियरिंग सिखाने में जाते हैं। 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद इस देश के लिए इंजीनियर नहीं पैदा होता। हम सॉफ्टवेयर के इंजीनियर पैदा कर रहे हैं। भारत में सॉफ्टवेयर की आवश्यकता ज्यादा है या हार्डवेयर की आवश्यकता ज्यादा है? 120 करोड़ के देश में हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां नहीं है। आप सबके हाथ में जो मोबाइल है वो मोबाइल मलेशिया, ताइवान, थाईलैंड जैसे छोटे छोटे देशों में असेंबल हुआ होगा। उन देशों ने हार्डवेयर पे ध्यान दिया, हार्डवेयर इंजीनियरिंग सिखाई, बच्चों को नौकरियां मिली। हमारे यहाँ पर हम अमेरिका के लिए इंजीनियर पैदा कर रहे हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर के इंजीनियर पैदा कर रहे हैं। इसलिए भारत के हितों का भी ध्यान नहीं, भारतीय संस्कृति का ध्यान नहीं, भारत के गौरव का ध्यान नहीं, भारत के आदर्शों का, भारत के हितों का ध्यान नहीं। ऐसी विचित्र शिक्षा पद्धति में हम चल रहे हैं। केवल आपके सामने विघ्न वार्ता पढ़ने की मेरी इच्छा नहीं। तो मराठी में गणेश जी की आरती करते हैं, उसमें कहते हैं सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची। आपको लग रहा होगा वैसे
विघ्न वार्ता में दिए जा रहा हूँ, उल्टी उल्टी बातें कर रहा हूँ। ये चुनौतियां आपके सामने में इसलिए नहीं रख रहा कि हम निराश हो जाए, निराशा का कोई कारण नहीं है। ये चुनौतियां, ये घना अंधकारा दीपक को चलने के लिए प्रेरणा देती है। भारतीय शिक्षक मंडल के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने के लिए ये बातें बता रहे हैं। इस सारे को उखाड़ करके फेंकने के लिए भारतीय शिक्षक मंडल ये ऐसा क्यों बना? हम सब लोग बड़े आसानी से कह देते हैं, सच्चाई नहीं है, गलत बात नहीं है, लेकिन इतना सिंप्लीफिकेशन, इतना सरलीकरण ठीक भी नहीं होता, लेकिन फिर भी सत्य तो है। क्या सत्य है? कि मैकाले के कारण ये सरल भाषा 1836 में मैकाले ने इस देश में नई शिक्षा नीति लागू की और अंग्रेजी की वो शिक्षा नीति अंग्रेजों के हितों के लिए थी। स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी मैकाले की शिक्षा पद्धति को हम चला रहे हैं। इसमें मैकाले का दोष या हमारा दोष? मैकाले तो कब का मर